नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। इंजीनियर के हिसाब से मैं शरीर को मशीन मानता हूँ और शरीर को ठीक रखने के लिए, जैसे कोई मशीन को ठीक रखने के लिए इंजीनियरिंग के नियम लागू होते हैं, इसी तरह शरीर के भी मशीन के नियम लागू होते हैं, इंजीनियर के नियम लागू होते हैं। तो मैं यहाँ योगाहार पे बातें करता हूँ। योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति, कुदरत के कानून जो है शरीर को ठीक रखने के, उसके ऊपर हम बातें करते हैं, जिसको मैं नेचुरल डाइट सिस्टम कहता हूँ। आपको विदाउट मेडिसिन लंबा आयु जीना है बिना बीमारी से, तो आपको योगाहार समझ लेना बहुत आवश्यक है। योगाहार को मैं आहार का इंजीनियरिंग भी कहता हूँ और वो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके जुआन सबके लिए काम की है। बीमार के लिए भी इतना ही काम का है और तंदुरुस्त के लिए भी इतना ही काम का है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई योगाहार मुझे लागू नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति को ये लागू होता है। तो ये मेरी योगाहार की जो बातें हैं वो सबको सुननी चाहिए और उसमें से कुछ समझ ले लो और अपने शरीर को ठीक रखने में मदद ले लीजिए। जो लोग नए हैं उसको मैं बोलूंगा कि वो मेरी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाए। वहाँ एक पूरा प्लेलिस्ट है योगाहार का, पूरा कोर्स का। तो वो कोर्स के सारे वीडियो एक एक करके देख ले, तो शरीर में कैसे काम होता है और शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं उसके ऊपर आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। हम यहाँ इसी के पे ही बातें करते रहते हैं। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप हेलो हाई कीजिए, आपको एक रिटर्न मैसेज आ जाएगा जिसमें सारी काम की बातें के लिंकें हैं। और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हर जिले के है, गुजरात के, इंडिया के अलग अलग ग्रुप है, अब्रॉड का भी ग्रुप है। तो आप ग्रुप में ज्वाइंट रहोगे तो आपको हर रोज हमारे वीडियो भी आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। आज का योगाहार में एनडीएस में एक प्रश्न आया है। एक भाई ने मुझे पूछा है, साहब तेल के कितने प्रकार है और कौन सी खानी चाहिए, कौन सा तेल खाना चाहिए। तो तेल यानी कि तेल को हम बोलते हैं चर्बी, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको फैट। तो पहले तो तेल है क्या। तो हम चर्बी अलग अलग प्रकार से खाते हैं। हाँ, आप गाय का घी खा रहे हो, भैंस का घी खा रहे हो, अच्छा आप तेल खा रहे हो, इसमें भी अलग अलग है। आप मूंगफली का खा रहे हो, कोई सूरजमुखी का खा रहा है, कोई तिल का खा रहा है, कोई राइस बान खा रहा है, कोई कॉर्न ऑयल खा रहा है, मकई का तेल खा रहा है, कोई अलसी का तेल खा रहा है, हाँ, कोई सरसों का तेल खा रहा है। तो अलग अलग तेल हम खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चर्बी हम खा रहे हैं। तो चर्बी पहले तो शरीर को क्या काम में आती है, उसमें फायदा क्या है, ये पहले देख लेना चाहिए। तो आप ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, तो ड्राई फ्रूट्स है वो तेलीय होते हैं, तेलीय पदार्थ होते हैं। और ये चीजें हमको ठंडी के मौसम में ज्यादा खाने के लिए बताया है आयुर्वेद ने, और हमारी परंपरा भी रही है खान पीन की। हर देश में कोई भी इलाके में जाइए तो ठंडी के मौसम में आपको चर्बी युक्त पदार्थ खाने के लिए ज्यादा बताया जाता है। तो खाने का पहले तो उद्देश्य क्या है। अच्छा, सर्दी यानी कि विंटर में ही क्यों खाने के लिए बताया गया है, बाकी के समय में क्यों नहीं बताया गया है। तो इसके पीछे आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि परंपरा आई है तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा। अच्छा, ये गर्मी के मौसम में चैत्री महीना रहता है, तो चैत्री महीना के नवरात्रि के समय हमको कड़वे नीम के फूलों का रस पीने की परंपरा है। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। अच्छा, उपवास दिए गए हैं तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो आपको ठंडी की ही मौसम में तेल खाने के लिए क्यों बताया गया है, तो इसके पीछे भी लॉजिक होता है। ये समझने का हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो तेल एक ऐसी चीज है जो अनाज के हिसाब से 2.25 से लेके 2.5 गुना ज्यादा कैलोरी देता है। पहला तो ये उद्देश्य, ताकत ज्यादा मिलता है। आप 1 ग्राम अनाज खाओ,
और इसके सामने 1 ग्राम आप चर्बी खाओ, तो आपको 2.5 गुना ताकत ज्यादा ये तेल में, चर्बी में मिलेगी। पहला उद्देश्य ये है। अच्छा, ठंडी की मौसम में हमको चर्बी युक्त खुराक खाने के लिए क्यों बताया गया? तो इसके पीछे कारण यही है कि ठंडी की मौसम में शरीर, हमारे बाहर का जो वातावरण होता है वो ठंडा होता है। हमारा शरीर का टेम्परेचर 37.4 डिग्री होता है। शरीर को अपना टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करना है, 37.4 डिग्री, ठीक है। तो 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए, शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए फ्यूल तो चाहिए। ईंधन के बिना कैसे गर्मी शरीर पैदा करेगा? तो आपको ईंधन के लिए ये चर्बी की आवश्यकता पड़ती है। तो ईंधन ऐसा होना चाहिए कि कम ईंधन में ज्यादा गर्मी निकले, गर्मी पैदा हो सके। तो अनाज के हिसाब से चर्बी युक्त पदार्थ, फैट युक्त पदार्थ ऐसा है जो अनाज के हिसाब से 2.5 गुना आपको ज्यादा गर्मी दे सकता है। तो कम खाओ, ज्यादा गर्मी पैदा करो, ये उद्देश्य हो गया। तो आपको ठंडी की मौसम में बार बार खाने की जरूरत नहीं पड़े, आप थोड़ा चर्बी युक्त खुराक खा लो, वो शरीर उसको बर्निंग करेगा और शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा। और हमको ये करना जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर उष्ण रुधिर वाला होता है, गर्म लोहे की प्रकृति वाला होता है। ये धरती के ऊपर कई ऐसे प्राणियां हैं, कई ऐसे जीव है जो ठंडी प्रकृति के हैं। मछली है, मेंढक है, सांप है, मगरमच्छ है। तो वो सारे ठंडी प्रकृति, उसको जैसे ठंडी हो गई तो वो उसमें शिथिलता आ जाती है, उसको गर्मी लेनी पड़ती है शरीर में बाहर से, तभी वो एक्टिव होते हैं। सांप जो होते हैं ना, वो वो दोपहर को, दिन में ठंडी की मौसम में बाहर रहते हैं, रात को वो अंदर चले जाते हैं। उसके दर के अंदर चले जाते हैं, उसके घर के अंदर, जमीन के अंदर उसने रास्ता बनाया होता है। तो क्यों बाहर रहेगा तो मर जाएगा, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा, शरीर का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, वो खुद का शरीर गर्म नहीं कर सकता है, उसको बाहर से ही एनर्जी लेनी पड़ती है। तो जमीन के अंदर जमीन की गर्मी में रहता है, और बाहर जब गर्मी आती है तब बाहर बाहर ठंडी कम होती है, तब जमीन के अंदर से बाहर आता है। तो ये उसकी प्रकृति है। हमारा शरीर उष्ण प्रकृति का है, मतलब हमको शरीर को जितनी गर्मी चाहिए वो शरीर खुद पैदा करता है। तो हमको इसके लिए चर्बी खुराक खाने की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो आपको चर्बी युक्त खुराक जो भी खाना है वो विंटर यानी कि सर्दी की मौसम के अलावा दूसरी समय में खाना नहीं चाहिए। खाना है तो कम खाना चाहिए, ज्यादा खाओगे तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, शरीर में गर्मी गर्मी हो रहेगी, और ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो शरीर की सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगी, शरीर में बीमारियां आएगी। तो पहले तो ठंडी की मौसम में आपको खाना है। अच्छा, इसके प्रकार कितने हैं? तो एक तो है एनिमल, दूसरा है वेजिटेरियन। आप गाय का दूध लो, उसका घी बनाओ, भैंस का दूध लो, उसकी घी बनाओ, तो वो एनिमल प्रोडक्ट हो गई, वो भी चर्बी है। अच्छा, आप ग्राउंड नट, मूंगफली के दाने की तेल निकाल दो तो वो भी चर्बी है, तो वेजिटेरियन चर्बी है। तो ये 2 प्रकार की चर्बी हो गई, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, हमको फूड एंड न्यूट्रिशन के अभ्यासक्रम में पढ़ाया गया था कि प्राणिज चर्बी में रही हुई चर्बी और प्रोटीन दोनों वेजिटेरियन प्राणी जल्दी पचा नहीं सकता, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुसीबत का काम है, मेहनत वाला काम है, वो जल्दी ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। इसीलिए शाकाहारी प्राणी को वेज चर्बी खानी चाहिए, नॉन वेज यानी कि प्राणिज चर्बी कम खानी चाहिए।
और खानी है तो फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर के पास बहुत मेहनत करानी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। तो पहले के जमाने में लोग मेहनत पुष्कर करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे, इतना वर्कआउट करते थे, कुश्ती मल्ल कुश्ती करते थे, मेहनत भी करते थे, घोड़े सवारी करते थे। हाँ, और कहीं भी कुछ ले जाना है तो सर पे ही ले जाना पड़ता था, चल के ही जाना पड़ता था। पूरे दिन इतनी मेहनत रहती थी कि वो प्राणी चर्बी यानी कि गाय का भी घी खाते थे, तो भैंस का भी खाते थे, तो वो डाइजेस्ट हो जाता था। अभी के समय में जो लोग शहर में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों को ये प्राणिज चर्बी, गाय के भैंस के दूध में से बनी हुई चर्बी खानी नहीं चाहिए। और खाना है तो उसका फॉर्म देख लेना चाहिए, कौन से फॉर्म वाली अच्छी रहेगी। तो यहाँ मुख्य तरह दो, एक तो वेजिटेबल्स में से मिलती है चर्बी, दूसरी प्राणी के पदार्थ में से चर्बी हमको मिलती है। अच्छा, ये चर्बी दो प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की, वेजिटेबल वाली भी और प्राणी चर्बी में भी दो प्रकार होते हैं। एक चर्बी ऐसी होती है जो पानी में घुल के मिक्स हो सकती है, और एक चर्बी ऐसी होती है जो पानी में मिक्स नहीं हो सकती। तो यहाँ भी दो प्रकार की चर्बी होती है। अच्छा, गाय का दूध काढ़ो निकालो, भैंस का दूध ले लो, तो ये दूध के अंदर भी चर्बी है, लेकिन आप पानी अंदर डालोगे तो ये चर्बी इसके अंदर भी मिक्स हो जाएगी, तो ये पानी में मिक्स होने वाली चर्बी हो गई। अच्छा, यही दूध को आप दही बना दो, उसका मक्खन निकाल लो, मक्खन को गर्म कर लो, इसका घी बना दो, फिर उसके अंदर आप पानी डालो, ये चर्बी पानी में मिक्स नहीं होगी। तो ये प्राणिज चर्बी में भी दो प्रकार की हो गई, एक दूध के अंदर वाली चर्बी है, एक हो गई घी वाली चर्बी। तो अब ये दोनों में से आपके लिए कौन सी अच्छी? तो इसमें भी स्टेज है, दूध की चर्बी, मक्खन की चर्बी, फर्स्ट टाइम बनी हुई घी की चर्बी, और बार बार उबाली हुई गर्म की हुई चर्बी। तो इसमें भी स्टेज आते हैं। तो सबसे पहले अच्छी चर्बी है दूध वाली। अब दूध वाली चर्बी हमारे लिए कौन सी अच्छी है? तो हमारी माँ का। हर प्राणी को, अपनी बच्चे को भगवान ने दूध बना के दिया है। मनुष्य के माँ को दूध दिया है, गाय के बच्चे को उसकी माँ का दूध दिया है, भैंस के बच्चे को उसकी माँ। तो हर प्राणी के बच्चे को उसकी माँ दूध पिलाती है, उसके अंदर जो दूध होता है, उसके अंदर जो चर्बी होती है, ये चर्बी वो जो प्राणी है जिसका बच्चा है उसके लिए वो सबसे उत्तम है। हाथी का दूध निकालो तो उसकी दूध के अंदर जो चर्बी है उसकी क्वालिटी हाथी का बच्चा ही पचा पाएगा, फिर वो मनुष्य पिएगा तो वो नहीं पचा पाएगा, उसके लिए तकलीफ पड़ेगी, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मनुष्य को मनुष्य का दूध पीना चाहिए, भैंस के बच्चे को भैंस का पीना चाहिए, गाय के बच्चे को गाय का पीना चाहिए, हाथी के बच्चे को हाथी का दूध पीना चाहिए। दूसरे का पिएगा तो उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो दूध वाली सबसे अच्छी है, और इसीलिए भगवान ने दूध जब बनाया, जब बच्चा पैदा होता है तब दूध बनाया, फिर बच्चा बड़ा होता है, बाहर का खाना सीख लेता है, तो फिर माँ का दूध बंद कर लेता है। तो सबसे उत्तम चर्बी जो कोई है तो वो जो प्राणी है उसकी माँ का दूध में हुई जो चर्बी है, इससे बढ़िया चर्बी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हर प्राणी के लिए अपनी माँ का दूध सबसे बेटर है। ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ का दूध बंद हो जाता है, फिर उसके लिए कौन सी चर्बी अच्छी है? तो यहाँ आपको अलग अलग जगह से मिल जाती है। अच्छा, अब मान लो आपने मूंगफली के दाने सूख गए हैं, अब उसको आपने क्रश कर लिए, कोल्ड प्रेस किया, उसका चर्बी निकाल दिया, तेल निकाल दिया, ग्राउंड नट का तेल, मूंगफली का तेल। इसी तरह आप बादाम का तेल निकाल सकते हो, आप नारियल का तेल निकाल सकते हो, आप अलग अलग प्रकार के तिल का तेल निकाल सकते हो। तो ये सारे अलग अलग है। तेल, अलसी का तेल निकल जाता है, सरसों का तेल निकल जाता है, तो ये सारे तेल अलग अलग निकल गए। तो अब इसमें से अच्छा कौन सा? तो यहाँ वनस्पति जन्य जो चर्बी है उसमें दो प्रकार आपके पास चर्बी मिल सकती है।
तो आप मूंगफली के दाने को कोल्ड प्रेस करो और चर्बी निकालो, जिसको देसी घानी का तेल बोलते हैं। कोल्ड प्रेस वाला तेल, कच्ची घानी का तेल, वो सबसे अच्छा है। अभी कच्ची घानी का तेल बंद हो गया है, फिल्टर तेल बंद हो गया है, इसकी जगह रिफाइंड तेल आ गया है। रिफाइंड तेल में तेल को उबाला जाता है, तो उबाला हुआ तेल जहर समान है, वो खाना नहीं चाहिए। आपको खाना है तो कच्ची घानी का चना खाना चाहिए, या तो कोल्ड प्रेस वाला, ये भी फिल्टर बिना गर्म किया हुआ। लेकिन वो भी आप ज्यादा खाओगे तो अकेली मूंगफली के दाने आप ज्यादा अकेले खाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। इसी तरह अकेली मूंगफली का तेल, कच्चे दाने में से निकाला हुआ तेल आप ज्यादा खाओगे तो शरीर में एसिडिटी बढ़ाएगी, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको, अच्छा, ये मूंगफली के दाने में से जो तेल निकलता है, इसके अंदर आप पानी डालो तो मिक्स नहीं होगा। तो जो चर्बी पानी में मिक्स नहीं हो सकती है, इससे चर्बी से दूर रहना चाहिए, खास करके बीमार लोगों को और शहर में रहने वाले जो मेहनत नहीं करते हो, इन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। कौन सा खाना चाहिए बीमार लोगों को और मेहनत नहीं करने वाले को? तो उनको ऐसी चर्बी खानी चाहिए जो पानी में मिक्स हो सकती है, मिक्स हो सकती है। तो आप मूंगफली के दाने को पीस के जो तेल निकाल रहे हो, इसकी जगह मूंगफली के दाने को आप रात को पूरी रात पानी में भिगो डालो, और फिर वो स्प्राउट हो जाने के बाद उसको आप मिक्सी में क्रश करो, छन्नी में छान लो, उसका दूध निकाल दो, और ये दूध के अंदर भी चर्बी है, और इसके अंदर आप पानी डालोगे तो वो पानी में और मिक्स होती जाएगी, वो अलग नहीं रहेगी। तो आपको बीमार लोगों को और जो लोग कमजोर है, बीमार है, वृद्ध है, बच्चे है, बच्चे के भी यही चर्बी देनी चाहिए। और जो लोग ज्यादा मजदूरी नहीं करते हैं, वो लोग ऐसी पानी में मिक्स होने वाली चर्बी खाए, ये भी वेजिटेबल्स वाली, प्राणीज वाली मत खाइए। तो बीमार लोगों को, मेहनत नहीं करने वाले को, बच्चे लोगों को, बूढ़े लोगों को, जो ओल्ड एज हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को ये पानी में मिक्स होने वाली चर्बी खाने से शरीर डाइजेस्ट कर पाएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी, शरीर में उसकी फायदे ज्यादा मिलेंगे, नुकसान कम मिलेंगे। लेकिन उसका भी ओवरडोज तो नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, ये भी, ये तो कई लोग बोलेंगे साहब ने तो एक भरपूर खाने के लिए बोला है, कल से नारियल ले आएंगे, उसका दूध बनाएंगे और दो दो नारियल का पी जाएंगे, तो भी ज्यादा नुकसान है। हाँ, आपको ताकत की हिसाब से जरूरत है, इसके हिसाब से। और ठंडी के मौसम में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी और बारिश के मौसम में उसको मत खाइए, वो गर्मी करेगी, पित्त बढ़ाएगी। तो कम खानी है, लेकिन कौन सी अच्छी है वो देखनी है। अच्छा, प्राणीज वाली तो खानी ही नहीं चाहिए। अच्छा, प्राणीज वाली कौन खा सकता है? जो मेहनत करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं। हाँ, जो मजदूर लोग हैं, मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ये लोग गाय का घी खाए तो चलेगा, भैंस का नहीं खाना चाहिए। अच्छा, गाय का घी, अच्छा, गाय की अब चर्बी जो है, ये दूध में भी है, दही में भी है, मक्खन में भी है, और घी में भी है। तो जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जब उसको जोरों की भूख लगी है, तो वो सीधा गाय का दूध पी ले, वो अच्छा है। पेट खाली होना शर्त है, शरीर में बीमारी नहीं होना ये भी शर्त है। तो वो खा ले जब जोरों की भूख लगी है, तब मेहनत करके शरीर थक गया है, शरीर एनर्जी मांग रही है, शरीर को भूख लगी है और जोरों की भूख लगी है, तभी उसको वो चर्बी युक्त दूध खा सकता है। तो इसको दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि वो मेहनत करता है, उसकी डाइजेस्ट करने की ताकत ज्यादा है। दूध नहीं मिले तो आप दही खा सकते हो, दही नहीं मिले तो आप मक्खन खा सकते हो, मक्खन नहीं मिले तो आप पहला मक्खन को गर्म किया हुआ, पहली बार जब उबालते हैं मक्खन को, तब जब फर्स्ट टाइम का जो घी बनता है, वो आप खा सकते हो। मेहनत करने वाले, मेहनत करने वाले, यहां ध्यान रखना है। लेकिन एक बार जो मक्खन में से घी बन गया,
उसका फिर आपको सीरा नहीं बनाना है, लड्डू नहीं बनाना है, मोहनथाल नहीं बनाना है, उसको गर्म करके नहीं खाना है। ये खाओगे तो अब मेहनत करते होगे तो भी आपको ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी होगा, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। ये खास ध्यान रखना है आपको। तो चर्बी में इतने सारे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन है हमारे पास। तो आप स्प्राउट करके उसका दूध बनाओ, वेजिटेबल्स का। शहर में रहने वालों के लिए सबसे बढ़िया यही है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और खाना ही है, जो थोड़ा योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, दिन में मेहनत रहती है, ये लोग खाए तो वेजिटेबल्स का कोल्ड प्रेस या तो कच्ची घानी का तेल, निकाला हुआ तेल खाए। उसका तड़का नहीं लगाना है, उसको फ्राई करके नहीं खाना है। फ्राई करके खाओगे तो वो भी गया काम का, कोई मतलब नहीं है। तड़का भी नहीं लगाना है, फ्राई भी करना नहीं है। ठीक है। तड़का और फ्राई किया हुआ हर चर्बी, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, चाहे किसी का भी हो, वेजिटेबल्स का हो या प्राणी की चर्बी हो, वो सारी नुकसान ही करती है। रिफाइंड तो अड़ना भी नहीं है, उसको टच भी नहीं करना है। हाँ, रिफाइंड तेल आप गटर में डाल दो और गटर में रहने वाले कॉकरोच खा जाएंगे ना, तो उसको भी हार्ट अटैक आएगा, वो भी मर जाएंगे, इतना गंदा खराब है। वो गटर में डालने लायक ही है, उसको तो टच भी नहीं करना चाहिए रिफाइंड तेल को। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। एक बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना है, कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, कौन किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी है। अभी भी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं वो भी सवाल लूंगा। ठीक है। तो आज तेल, अभी गर्मी की मौसम चल रही है, मत खाइए। हाँ, कम खाइए, मत खाइए, गम खाइए। हाँ, नहीं तो ये कोरोना की महामारी में और समस्या बढ़ेगी। क्योंकि चर्बी के साथ प्रोटीन भी होता है, और जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन कोरोना जैसे वायरस को खुराक देता है, उसको ज्यादा वायरस बनाने के लिए रॉ मटेरियल बेचता है। तो इससे बचो। ये मत खाइए। ठीक है। तो ये महामारी से बचने के लिए भी आपको वेजिटेबल्स की भी चर्बी नहीं खानी चाहिए। हाँ, ताकत चाहिए, खजूर खा लीजिए, शहद खा लीजिए। हाँ, इसके अंदर वो सारी तेल के साथ चर्बी, और तेल चर्बी फैट नहीं है। वो नुकसान, वो सारे नुकसान करेगी, ये सारी नुकसान नहीं करेगी। गन्ने का रस पीजिए, ताकत मिल जाएगी। गुड़ खा लीजिए, ताकत मिल जाएगी, इसमें चर्बी नहीं है। ठीक है। तो ये सारे नेचुरल सोर्स है, उसका प्रयोग कीजिए आप। ठीक है। और जो सीजन में जो चीज पकती है वो अपने लिए अच्छी है, ध्यान में रखिए। जो इलाके में जो होता है, गुजरात में मूंगफली ज्यादा होता है तो सरसों नहीं खाने चाहिए। सरसों का तेल खाओगे तो गर्मी रहेगी। सरसों कहाँ होता है, तो नॉर्थ इंडिया में, वहां गर्मी ज्यादा, ठंडी ज्यादा होती है, तो गर्म प्रकृति वाला तेल है। अब सरसों का तेल खाओ तो बहुत ज्यादा गर्मी करेगी। अलसी भी ऐसी चीज है, वो भी नॉर्थ में ही ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये जो इलाके में जो वेजिटेबल्स की चर्बी हमारे आपके इलाके में हो रही है, उसी को ज्यादा खाइए, लेकिन तड़का मत लगाइए, फ्राई मत कीजिए। बिना तड़का कैसे सब्जी बनानी है? तो सब्जी में तड़का क्यों डालते हैं हम? टेस्ट के लिए। अच्छा, टेस्ट किसका होता है? तेल का होता है, मसाले का। आप चम्मच भर के तेल मुंह में रखोगे, मजा आएगी? नहीं आएगी। तो तेल का स्वाद नहीं है, आप तड़का क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपकी मम्मी ने बताया है सब्जी बनानी है तो पहले वघार મૂકો, ગુજરાતીમાં કહેવાય વઘાર મૂકો, વઘાર મૂકીને તે શાક કરવું, બસ આ શીખવાડ્યું છે મમ્મીએ। तो मम्मी ने तड़का लगाने के लिए सिखाया, इसीलिए आप कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हो आप। बिना तड़का लगाए, बिना तेल के आप टेस्टी सब्जी बना सकते हो। तो आपको क्या करना है? पानी लेना है, मसाले डाल देना है, सब्जी डाल देना है, उबाल देना है, गरम कर लेना है। फिर आपको सब्जी तैयार हो जाने के बाद इसके ऊपर कच्चा तेल आपको डालना है, वो भी फिल्टर या कच्ची घानी का, रिफाइंड नहीं। रिफाइंड तो कच्चा भी नुकसान करेगा। तो ऐसा डाल के मिक्स करके आप खाइए। हाँ, जैसे मसाले करोगे, खट्टा, तीखा, मीठा, खारा, जो मसाला आप करोगे, ऐसा स्वाद सब्जी का आएगा, आएगा, आएगा। बना के एक बार खाइए।
तभी आपको पता चलेगा कि बिना तेल की, बिना तड़का लगाई भी सब्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब्जी बनाने का तरीका, सब्जी कभी कुकर में नहीं बनानी चाहिए। हाँ, कुकर में भी नहीं बनानी चाहिए आपको सब्जी को कभी भी। उसको कच्ची पक्की रखनी चाहिए, मसाले मिक्स हो जाए इतना ही गर्म करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा गर्म करोगे तो उसके सारे पोषक तत्व सब्जी के नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है गिलोय। गिलोय को राष्ट्रीय औषधि हमारी सरकार ने डिक्लेयर की है। तो गिलोय इतनी अद्भुत चीज है कि वो त्रिदोष नाशक है। शरीर में कफ, पित्त और वायु सबको कंट्रोल करने का काम गिलोय करती है। गिलोय स्वाद में कड़वी होती है, वायरस को भी मारती है। हाँ, सर्दी के है, फीवर के है, बुखार के है, किसी भी प्रकार के वायरस को मारने का काम ये कड़वी चीज अच्छी तरह करता है। तो गिलोय उसकी टेबलेट आती है। हाँ, ये कोरोना की महामारी में आप उससे बचने के लिए हर 2 दिन में 2-2 गोली रात को सोने के टाइम पानी के साथ लेके सो जाइए। तो आपको शरीर में वायरस बढ़ेगा नहीं, कफ पित्त वायु बढ़ेगा नहीं। और अभी आने वाले समय में ये कोरोना जैसी वायरस की महामारी आगे भी चलने वाली है। अगले नए आने वाले समय में नए नाम से आएंगे वायरस। तो ये सबसे बचने के लिए गिलोय हर रोज खाने वाली, या हर 2 दिन में एक बार उसकी 2-2 गोली पानी के साथ पी लो। बच्चे हैं तो एक एक गोली उसको दिया करो, हर 2 दिन में एक बार दिया करो। उनके शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए, हाँ, प्रोटेक्शन के लिए बीमार पड़ो और ट्रीटमेंट करो, इससे अच्छा है बीमारी मत पड़ो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात हमको सबको पता है। तो ये प्रिवेंशन के लिए, बीमारी आने से रोकने के लिए आपको गिलोय बहुत काम की, जिसको गुजराती में गरो कहवाय। ये भी लिमड़े, नीम के पेड़ के ऊपर जो गिलोय होती है वो उसके औषधीय गुण और ज्यादा हो जाती है, इसमें कड़वाहट ज्यादा आती है, नीम की कड़वास इसमें आ जाती है तो और ताकत वाला हो जाता है। तो ये नीम की गिलोय की टेबलेट के फॉर्म में मिलता है। आप पानी के साथ हर 2 दिन में 2-2 गोली, बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे एक 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 कोरोना काल में ले सकते हैं। काम की बातों में, पिछली साल लॉकडाउन लंबा चला था, फिर जैसे उसकी छूट मिल गई तो सब्जी वाले के वहां कोई नहीं था। और दारू की लाइन है, दिल्ली की लाइन है वहां, उस टाइम फुटा आया था न्यूज़पेपर में। हाँ, दारू लेने के लिए लंबी लाइनें लग गई थी। तो जो खाने की चीज है उसके पीछे कोई नहीं जा रहा है। शरीर को बिगाड़ने वाली के लिए मार्केटिंग की जाहिरात करने की भी जरूरत नहीं है। कोई दारू वाले को जाहिरात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लोग अपने आप खींच के आ जाते हैं। और सब्जी वाले बेचारे हमारे घर आके गला फाल के बोलते हैं सब्जी ले लो, और उसमें भी उसके पास से कस निकाल देते हैं। हाँ, मुफ्त मांग लेते हैं, ज्यादा वजन में ले लेते हैं, और ये बोतल, हाँ, हजार हजार रुपये में लोग खरीद देते हैं। ये पैसा हिसाब ही नहीं गिनता है और पैसे खर्च करते हैं लोग। ये एक एक यही तो कलयुग है। कोरोना और मनुष्य दोनों में से ताकतवर कौन है, आपको खुद को सोचना है और इसका जवाब मुझे दे देना आप। कोरोना के भोग बने हुए पेशेंट और उनकी फैमिली के लिए कोरोना किट हमने बनाई है, जिसमें एनिमा, पंप, पुट या डायरेक्ट नल में लगाना वाला 3 में से कोई एक। मल शुद्धि आपकी पेट की सफाई के लिए। हरी पत्तियों का पाउडर आपके शरीर में जो सिस्टम में बिगड़ चुकी है दवाइयाँ खाने के बाद, उसको ठीक करने के लिए पत्तियों, हरी मिक्स पत्तियों का पाउडर। इम्यूनिटी बूस्टर, दोबारा कफ और वायु प्रकृति न बढ़े और वायरस को कंट्रोल करके, इसके लिए तुलसी, हल्दी और अदरक का एक्सट्रैक्ट का ड्रॉप। अर्क नहीं, एक्सट्रैक्ट अर्क से 10 गुना स्ट्रांग होता है। और फिंडला जो आपके शरीर में नया खून बनाए उसके लिए। और पपीता का टैबलेट और या तो कैप्सूल, आप दोनों में से कोई एक मांग सकते हो। तो ये पूरा किट जो है वो हमने आप लोगों के लिए नुकसान करके उपलब्ध करवाया है, आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। आरोग्य का पंचामृत क्या बोलता है कि आप तीनों टाइम पकाया एसिडिक खुराक खाओगे तो बीमारी आएगी। कच्चा खुराक ऐसे अल्कलाइन है, वो खाओगे तो बीमारी नहीं आती है।
बीमारी शरीर में कचरा बढ़ने से आती है, तो कचरा निकाल दो, बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इनिशियल बीमारियां तो उपवास से ही ठीक हो जाती है, और कई बीमारियां माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों के अभाव से होती है। तो आपको हरी पत्ती जैसे खुराक शामिल करने से कई बीमारियां इससे भी आप मिटा सकते हो। रोग से बचने के लिए आपकी आंतों की सफाई के लिए आप एनिमा लेते रहिए, या तो एनिमा नहीं ले सकते हैं तो आपको मल शुद्धि पाउडर हमारे पास उपलब्ध है, बहुत स्ट्रांग है। एक ही चम्मच आपकी पेट की सफाई करके दे देगा, गारंटेड, इतनी स्ट्रांग है। तो उसका भी प्रयोग करके पेट साफ करके रहिए। ये मल शुद्धि हर रोज नहीं लेनी है, 2 दिन या 3 दिन में एक बार लेके सफाई करते रहना है। और बीमार है, जैसे आपको लगे कि आपको शरीर में कुछ बीमारी गड़बड़ी लग रही है, आप तुरंत डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, आप जल्दी रोग में से बाहर आ जाइए। तो ये पंचामृत है हमारी योगाहार का। योगाहार में शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये सारी बातें ही हम कवर करते हैं। इसको अच्छी तरह समझने के लिए ये पूरा चार्ट है। ये चार्ट आप याद रखिए, या तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और ये सारे योगाहार को समझने के लिए आप हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, या तो ई बुक भी अवेलेबल है किंडल अमेजोन पे, और यूट्यूब पे उसके पूरा कोर्स अवेलेबल है। फूड विथ लाइफ योगा की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर आपको खाने पीने की अच्छी रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आपको कहीं भी कुछ प्रिंट करवाना है तो करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।